गोपाल ने किले में खोदे और पाया पुराना बक्सा, माधवी की अस्थियां और पत्र। पत्र में लिखा था, मैं निर्दोष हूं, मेरी आत्मा को शांति दो। अगली सुबह गांव वालों ने मिलकर उसकी अस्थियां गंगा में विसर्जित की। नीली रोशनी शांत हुई और माधवी की आत्मा अब मुक्त थी। सिंहपुरा का पुराना किला और अजीब घटनाएं। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव सिंहपुरा में सब कुछ सामान्य था। खेतों में हल चल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और महिलाएं पानी भरने जा रही थी। लेकिन गांव के पश्चिमी छोर पर खड़ा पुराना किला एक अलग ही कहानी कहता था। ये किला अब वीरान था। उसकी ऊंची दीवारें टूट चुकी थी, खिड़कियां झूल रही थी और हर दीवार पर अजीब तरह के निशान बने हुए थे। कहा जाता था कि किला हमेशा से ही रहस्यमय था। बुजुर्ग बताते कि रात में यहां से अजीब आवाजें आती थी, कभी जमीन के नीचे से खुरचने की, कभी हवा में बुदबुदाहट की। गांव के लोग इसे सुनकर डर से कांप उठते, लेकिन ज्यादातर लोग केवल कहानियां मानकर अपने घरों में शांति से रह जाते। वही विक्रम किले का नया देखभाल करता अपने छोटे कमरे में बैठा था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसे पुराने खंडरों में काम करने का अनुभव था। वो अक्सर सोचता कि डर केवल मन में होता है, वास्तव कोई भूत प्रेत नहीं। लेकिन उस दिन सूर्य डूबने के बाद उसे किले के आंगन में एक नीली रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी हवा में तैर रही थी और दीवारों और खिड़कियों से टकराकर अजीब परछाइयां बना रही थी। विक्रम ने सोचा, ये सिर्फ मेरी आंखों का भ्रम होगा। लेकिन जैसे ही उसने रोशनी का पीछा किया, उसे एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य प्रकाश नहीं है। नीले रंग की चमक धीरे धीरे किले की पुरानी मिट्टी और टूटी हुई ईंटों के ऊपर फैल रही थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने इसे जिंदा कर दिया हो। अगले दिन गांव के बुजुर्ग हरिहर चाचा ने विक्रम से गंभीर स्वर में कहा, बेटा, यह किला केवल खंडहर नहीं है। यहाँ की आत्माएं उस समय की पीड़ा को लिए घूमती रहती है। जो हुआ था उसकी सजा अब तुम्हारे गांव के लोगों को मिल रही है। विक्रम ने सोचा कि यह सिर्फ डरावनी कहानी है, पर भीतर से एक अजीब सा डर उसके दिल में उतर गया। वो समझ गया कि अब यह सिर्फ डर की बात नहीं रही, यहाँ कुछ पुरानी गहरी सच्चाई मौजूद थी, जिसे जानना और सही करना दोनों जरूरी था। गोपाल का आगमन और किले के रहस्य। सिंहपुरा गांव में एक दिन अचानक गोपाल नाम का एक अजनबी आया। उसके कंधे पर एक पुराना थैला लटका था और उसके चेहरे पर लंबी यात्रा की थकान झलक रही थी। गांव के लोग जो रोजमर्रा की दुनिया में उलझे रहते थे, तुरंत उसकी ओर ध्यान देने लगे। गोपाल सीधे गांव के सरपंच महेश जी के घर पहुंचा। उसकी बातें सुनकर गांव के लोग एक बार फिर सिहर उठे। माफ कीजिए, गोपाल ने कहा, मैं इतिहास और लोक कथाओं का शोध करता हूँ। मुझे पता चला है कि इस गांव के पश्चिमी छोर पर एक बहुत पुराना किला है। मुझे वहां कुछ घटनाओं और पुराने दस्तावेजों के बारे में पता लगाना है। महेश जी ने गंभीर होकर कहा, किले के बारे में जानने का तुम्हें क्या लेना देना? वहां रहस्य और डर है। बाहरी लोग इसे नहीं समझ सकते, लेकिन गोपाल की आंखों में खोज की ज्वाला स्पष्ट थी। उसने कहा, मैं केवल सच्चाई जानना चाहता हूं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। विक्रम जो किले का देखभाल करता था, वो भी वहां मौजूद था। उसने गोपाल को देखते ही कहा, बाबू, अगर आप सच में किले की खोज में हैं, तो सावधान रहे। यहाँ कुछ ऐसा है जिसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता। नीली रोशनी, आवाजें और जमीन के नीचे कुछ। ये सब बस डर नहीं है, ये किसी पुरानी पीड़ा का संकेत है। गोपाल ने विश्वास जताया और शाम होते ही किले के अंदर जाने की योजना बनाई। पहले उसने किले के चारों ओर देखा। टूटी हुई दीवारों के बीच से धुंध की तरह नीली रोशनी बह रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी और जमीन हल्की हल्की कांप रही थी।
गलत किया था? क्यों उसे दफनाया गया? विक्रम ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, ये गांव के कुछ शक्तिशाली लोगों की गलती थी। माधवी निर्दोष थी। उन्होंने उसे अपमानित किया और शांति नहीं दी। अब उसकी आत्मा किले में बंदी है। जैसे ही गोपाल किले के आंगन में कदम रखा, नीली रोशनी अचानक बरगद के पुराने पेड़ के पास केंद्रित हो गई। वो रोशनी स्थिर नहीं थी, मानो कोई उसे जमीन से ऊपर उठा रहा। हवा में बुदबुदाहटें गूंजने लगी। ये आवाजें समझ से परी थी, पर भीतर के डर को जगा रही थी। गोपाल और विक्रम ने देखा कि रोशनी धीरे धीरे मिट्टी के ऊपर सरक रही है। जहां जहां रोशनी जाती थी, वहां की सूखी घास हरी हो जाती थी। फिर अचानक नीली रोशनी से एक लंबी आकृति उभर आई। ये आकृति माधवी की थी। उसके लंबे खुले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें सीधे गोपाल की ओर देख रही थी। गोपाल ने महसूस किया कि अब केवल डर ही नहीं, बल्कि सच्चाई को उजागर करने की जिम्मेदारी उसके हाथ में थी। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य की तह तक जाएगा। उस रात गोपाल और विक्रम ने तय किया कि वो किले के अंदर रात बिताएंगे। बाहर अंधेरा घना था और हवा में घिनौनी ठंडक थी। गांव की गलियां सुनसान थी। सिर्फ दूर दूर से उल्लू की आवाज आती थी। गोपाल ने अपनी मशाल जलाई और आंगन की ओर बढ़ा। उसकी हर कदम की आवाज किले की खाली दीवारों में गूंज रही थी। विक्रम ने चेतावनी दी, बाबू, यहाँ कदम कदम पर माधवी की आत्मा का असर है। ये कोई साधारण भूत नहीं है। जैसे ही वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, नीली रोशनी फिर प्रकट हुई। ये स्थिर नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे घूम रही थी, मानो किसी ने उसे हवा में उठाया हो। गोपाल ने देखा कि मिट्टी में हलचल हुई और बुदबुदाहटें तेज हो गई। वहीं पेड़ के पीछे से एक आकृति उभरी, लंबी, पतली, और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। गोपाल की आंखें बस उसे ही देख रही थी। विक्रम ने कांपते हुए कहा, ये माधवी है, अब वो दिख रही है। अचानक माधवी की आकृति धीरे धीरे शब्दों की तरह बुदबुदाई। आवाजें अस्पष्ट थी, पर गोपाल ने महसूस किया कि ये एक संदेश है, मैं बेकसूर हूं, मेरा न्याय करो, मेरी आत्मा को मुक्त करो। गोपाल ने नोटबुक निकाली और सभी संकेत लिखने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने महसूस किया कि ये केवल डर नहीं है, बल्कि इतिहास की अनसुलझी गलती का प्रमाण है। तभी पेड़ के नीचे मिट्टी में हल्की धुंधली चमक उभरी। गोपाल झुककर देखा, वहां पुराना लकड़ी का बक्सा दबा हुआ था। उसने सावधानी से बक्सा खोला। अंदर एक पीला पड़ा पत्र था। पत्र में लिखा था, मैं बेकसूर हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया, मेरी आत्मा को शांति दो। गोपाल ने महसूस किया कि ये वही माधवी का पत्र है जिसकी कहानी विक्रम ने बताई थी। अब सबूत हाथ में था और गांव वालों को सच्चाई सामने लाने का समय आ गया था। विक्रम ने धीमे स्वर में कहा, अब तुम्हें सब कुछ गांव में बताना होगा, तभी माधवी की आत्मा को शांति मिलेगी। गोपाल ने तय किया कि सुबह वो सरपंच महेश जी और गांव वालों के साथ मिलकर माधवी की अस्थियों को सुरक्षित निकालने की योजना बनाएगा। किले में रात लंबी और डरावनी थी, लेकिन गोपाल ने पहली बार महसूस किया कि ये भय अब न्याय और सच्चाई की ओर बदल सकता है। सुबह होते ही गोपाल और विक्रम गांव लौटे। सरपंच महेश जी पहले ही गांव वालों को बुला चुके थे। चौपाल में सभी लोग जमा थे और चेहरे पर मिश्रित डर और जिज्ञासा साफ दिख रही थी। गोपाल ने सभी को शांत करने के बाद बक्से और पत्र को दिखाया। उसने विस्तार से बताया कि माधवी की आत्मा कितनी पीड़ित थी और क्यों श्मशान घाट के अंधेरे कोनों में उसकी आत्मा अब भी परेशान है। शुरुआत में गांव वालों ने इसे सुनकर डर और अविश्वास व्यक्त किया। कुछ बुजुर्गों ने कहा, ये तो पुरानी कहानियां हैं, भूत प्रेत की बातें हैं। लेकिन जब गोपाल ने पत्र और नीली रोशनी के अनुभव के बारे में बताया, तो डर और सच्चाई दोनों की मिलीजुली भावना गांव में फैल गई। सरपंच महेश जी ने कहा, अब समय आ गया है कि हम अपनी पुरानी गलती को सुधारें।
माधवी की अस्थियों को श्मशान से निकालकर गंगा में विसर्जित करना ही इसका उपाय है। गांव वालों ने तुरंत योजना बनाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने तय किया कि माधवी की अस्थियों को खोजने के लिए एक टीम बनाई जाए, जिसमें गोपाल, विक्रम और कुछ अनुभवी गांव वाले शामिल होंगे। दोपहर के समय गोपाल, विक्रम और 4 गांव वाले किले की ओर गए। वहां पहुंचते ही श्मशान की ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। नीली रोशनी अब और स्पष्ट थी, मानो माधवी उन्हें मार्ग दिखा रही हो। विक्रम ने कांपते हुए कहा, यहाँ हर कदम पर उसका असर है, हमें सावधान रहना होगा। गोपाल ने बक्से के स्थान की ओर इशारा किया। मिट्टी को खोदते ही उन्होंने देखा कि एक पुराना लकड़ी का बक्सा दबा हुआ था। बक्से को खोला गया और अंदर से माधवी की अस्थियां और पत्र निकले। गोपाल ने कहा, अब हम उसकी आत्मा को मुक्त करने की दिशा में सही कदम उठा रहे हैं। गांव वालों ने मिलकर ध्यानपूर्वक अस्थियों को एक साफ वस्त्र में रखा। पुरानी गलतियों का एहसास और माधवी की न्याय की आवश्यकता ने गांव वालों को भावनात्मक रूप से बदल दिया। उस शाम गांव के हर घर में एक नई चेतना फैल गई। अब डर के बजाय सच्चाई और जिम्मेदारी की भावना ने गांव पर कब्जा जमा लिया। अगली सुबह गोपाल, विक्रम और गांव के कुछ बुजुर्ग अपने साथ माधवी की अस्थियां लेकर गंगा नदी की ओर चल पड़े। नदी का पानी धूप में चमक रहा था और उसकी ठंडी हवाएं वातावरण को शांति से भर रही थी। रास्ते में विक्रम ने कहा, गोपाल, क्या आपको लगता है कि यह सच में काम करेगा, कि माधवी की आत्मा अब शांति पाएगी? गोपाल ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, हमें केवल सही प्रक्रिया पूरी करनी है। उसकी आत्मा अब हमारी कोशिशों की प्रतीक्षा कर रही है। गांव वाले जब गंगा के किनारे पहुंचे तो पंडित दीनदयाल ने पूर्ण वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार मंत्र पढ़ना शुरू किया। आसपास का वातावरण शांत और पवित्र हो गया। गोपाल ने बक्से में रखी अस्थियों को पवित्र वस्त्र में लपेटकर नदी में धीरे धीरे रखा। जैसे ही अस्थियां पानी में गिरी, एक हल्की नीली रोशनी नदी की सतह पर चमकी। हवा में एक हल्की सिसकती सी आवाज आई, फिर धीरे धीरे शांत हो गई। विक्रम ने देखा कि नदी के किनारे पर कुछ धुंधली आकृतियां धीरे धीरे गायब हो रही थी। वो समझ गया कि ये माधवी की आत्मा थी जो अब मुक्त हो रही थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, अब श्मशान घाट में किसी भी तरह की डरावनी घटना नहीं होगी। माधवी की आत्मा को न्याय मिला। गांव लौटते समय सबके चेहरे पर एक अद्भुत शांति दिखाई दे रही थी। गांव के लोगों ने महसूस किया कि अब उनकी डर की रातें समाप्त हो गई हैं। श्मशान घाट जो कभी डर का केंद्र था, अब सिर्फ एक साधारण शांत स्थान बन गया। रात के समय गांव की गलियों में अब नीली रोशनी नहीं दिखाई देती थी, न कोई डरावनी आवाजें सुनाई देती थी। गांव के लोग अब खुलकर घर से बाहर निकल सकते थे। बच्चों की हंसी, महिलाओं की बातें और पुरुषों की हल्की फुल्की बातचीत ने रूपपुर को फिर से जीवंत कर दिया। गोपाल ने चौपाल में बैठकर गांव वालों से कहा, भूत प्रेत की कहानियां केवल डर पैदा करती हैं, लेकिन असली डर और पीड़ा तब होती है जब इंसानों द्वारा किए गए अन्याय को नजरअंदाज किया जाता है। आज आप सबने न्याय किया और यही सबसे बड़ी हिम्मत है। गांव वालों ने गोपाल को धन्यवाद दिया और महसूस किया कि उनकी समूह चेतना और सामूहिक जिम्मेदारी ने पुराने पाप को धो दिया। रूपपुर अब सिर्फ एक शांत गांव नहीं था, ये एक ऐसा गांव बन गया था जिसने अपने अतीत की गलती को सुधारा और भय से मुक्ति पाई। श्मशान घाट की चुप्पी अब डर नहीं बल्कि सुरक्षा और शांति की निशानी बन गई थी। गोपाल ने गहरी सांस ली और सोचा, सच की खोज कभी आसान नहीं होती, लेकिन जब उसे समझा और सही किया जाता है तो वो सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है।